हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल पत्रिका पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के लिए हम हिंदी टेट सीरीज चला रहे हैं। तो इसी टेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 का। ये देखिए, ग्रुप सी का पेपर था और ये 11 दिसंबर 2022 को कराया गया था। तो इसमें जितने भी यानी 25 क्वेश्चंस हिंदी के हैं वो सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इससे ये अंदाजा लगाएंगे कि यानी पेपर का लेवल क्या होने वाला है और जो अब तक हमने ग्लोबल पत्रिका पर टेस्ट किए हैं उनका इससे कितना संबंध रहा है। ठीक, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों। संज्ञा, ये देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नाम। ठीक, परिभाषा ये होती है वस्तु किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को दोस्तों संज्ञा कहते हैं। ठीक, आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ये तो ही दोस्तों इसकी परिभाषा। तो इसमें पूछा है जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, गंगा, देखिए गंगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जो गाय है ये भी जातिवाचक संज्ञा। हाँ, अगर गाय की कोई नस्ल देकर पूछता तो क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। जैसे नदी का ये नाम देकर पूछा है, यानी नदी पूरे विश्व में हर जो भी नदी है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन किसी विशेष का जब नाम लेकर पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे गंगा क्या है, एक नदी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध रूप है, यानी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या राष्ट्रीय। तो इसमें शुद्ध रूप है दोस्तों राष्ट्रीय, जो बड़ी की मात्रा के साथ है। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द है। प्राणहीन, प्राणांत, प्राणांतक या मृतक। प्राणों का अंत करने वाले के लिए एक शब्द बनता है दोस्तों प्राणांतक, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची वन को सूची दो से हमें सुमेलित करना है। ठीक, एक तरफ सर्वनाम है और दूसरी तरफ उसके भेद दे रखे हैं। जैसे आप क्या है, क्या निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है। तो आप यहाँ पर क्या है, देखिए निश्चय, संबंध, निज। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, यानी ए का 3। तो यह क्या है, निश्चय, संबंध, निज, अनिश्चय। तो यह जो है, यानी यह घोड़ा मेरा है, बिल्कुल निश्चय बात, निश्चित बात अगर की जा रही है इस तरह से तो यह क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया। तो बी का हो जाएगा दोस्तों एक। कुछ, कुछ क्या है, तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो सी का हो जाएगा 4। और डी जो है ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा डी का 2, यानी 3 1 4 2। तो देखते हैं किस में है, 3 1 4 2। देखिए ऑप्शन सी में 3 1 4 2 है। ठीक, तो यह निश्चयवाचक है। कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक है और जो है संबंधवाचक है। लेकिन आप पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए आप, ये दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ सकता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आ सकता है। तो किस तरह से इसका आंसर लगाएंगे, यदि देखिए एग्जाम्पल में आपसे पूछे, जैसे पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, दोनों में देखिए अलग अलग इसके आंसर आने वाले हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यानी पहला उदाहरण है, जैसे कि मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये आप आया है दोस्तों, ये मैं के लिए ही है, यानी ये कह रहा है कि मैं अपने आप, यानी स्वयं। तो यहाँ पर दोस्तों ये बन जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आप क्या बन जाएगा, आप यहाँ पर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें कि देखिए आप कल मेरे घर आना। ठीक, तो यहाँ पर जो ये आप है दोस्तों, यहाँ पर ये आप, तो देखिए ये जो आप है ये सामने वाले व्यक्ति के लिए कहा जा रहा आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आप है ये बन जाएगा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम भी दोस्तों 3 होते हैं। देखिए एक तो होता उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक होता मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। सही है, अन्य पुरुष।
तो उत्तम पुरुष में तो दोस्तों मैं आता है, मैं। और जो मध्यम पुरुष में है इसमें तू और आप, ठीक। और अन्य पुरुष में ये है और वह। तो अगर और भी अंदर पूछेगा दोस्तों, तो पुरुषवाचक का ये क्या है, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा आप। तो आप जो है, एक तो अगर ये वाक्य देकर पूछ सकता है, या अगर इस तरह से पूछेगा तो एक ही ऑप्शन देगा, एक ही विकल्प देगा। जैसे यहाँ पर निजवाचक दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में देखिए कहीं भी पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी प्रश्न पूछता तो उसमें एक ही विकल्प देगा, या एग्जाम्पल के तौर पर पूछेगा। तो आपका जो भी आपका यहाँ पर संदेह या जो भी कुछ था यहाँ पर क्लियर हो गया। आशा करता हूँ ये कभी भी आप इसको गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। देखिए असंगत पूछा है, यानी कौन सा गलत है, ठीक। विलोम के दृष्टि से हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो संगत से असंगत बनाया गया है, ये भी संगत का क्या है, विलोम है। तो ये आ से भी विलोम बनाए जाते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे। जैसे संगत से असंगत बना दिया, संगत से क्या बना दिया, असंगत बना गया। ऐसे ही देखिए आप जानते हैं कि सत्य से असत्य विलोम बनाया जा सकता है, सत्य से असत्य। और धर्म का अधर्म, यानी ऐसे भी क्या है, विलोम बनाए जाते हैं अ लगाकर। तो जटिल का विलोम सरल, सही बात है। दे का हृदय, ये गलत है दोस्तों। दे का जो विलोम होना चाहिए वो होना चाहिए ए दे, यानी आ लगाकर। भ्रष्ट, तो जो भ्रष्ट का विलोम है विनीत, ये सही है। और अनुराग का विलोम दोस्तों विराग होता है, ये भी सही है। तो सही कौन सा नहीं था, यानी कौन सा असंगत था, तो दे का जो हृदय दे रखा है यानी अदे होना चाहिए था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपात किन्हें कहते हैं। ध्वनि की गतिशीलता को, वाक्य में विराम को, अर्थ को बताने वाले, शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय को। तो इसका सही आंसर है, निपात कहते हैं दोस्तों शब्द में विशेष प्रकार का बल लाने वाले अव्यय को। दोस्तों दुनिया भर के टेस्ट यूट्यूब पर आप देखते होंगे, यहाँ पर देखिए सीधी बात की जाती है, प्रश्न पढ़ा जाता है, उसका अर्थ समझाया जाता है। और उसका जैसे हमने पीछे भी अभी टेस्ट कराए हैं आपसे, पहले हमने चैप्टर वाइज टेस्ट कराए थे, बाद में फिर मिक्स भी टेस्ट कराए हैं, और ये अब प्रीवियस टेस्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखते हैं, और कम प्रश्न में ज़्यादा उसकी परिभाषाएं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम तथ्यों को स्पष्ट करते हैं, ठीक। तो हमारे टेस्ट से जुड़ें, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, मन कभी कभी मेरा बैठ जाता है, बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, और कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये सही है, यानी 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं, विलोम भी पूछा जा रहा, और शुद्धिकरण से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं अब तक शुद्ध से, और यहाँ पर देखिए वहाँ सर्वनाम से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऋजु का विलोम शब्द क्या है। विकर्षण, संकीर्ण, कुटिल या विसर्जन। दोस्तों सबसे पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। ऋजु, तो ऋजु का जो अर्थ है दोस्तों वो होता है सीधा, सीधा। जैसे आपने एक पढ़ा भी होगा, जैसे मैथ में भी पढ़ा होगा, ऋजु रेखा, ऋजु रेखा, यानी इसका अर्थ होता है सीधी रेखा, सीधी रेखा। तो इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों सीधा का, वो हो जाएगा कुटिल, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा। अच्छा अगर कुटिल ऑप्शन में ना हो तो यहाँ पर जो दे देगा दोस्तों वो वक्र भी दे सकता है, यानी ऋजु का विलोम वक्र भी होता है और कुटिल भी होता है। विकर्षण, विकर्षण होता है दोस्तों धकेलना, तो इसका जो विलोम हो जाएगा अपनी ओर खींचना, यानी आकर्षण, ठीक है, आकर्षण इसका विलोम हो जाएगा। संकीर्ण, दोस्तों संकीर्ण कहते हैं देखिए संकरा, जो संकरा होता है, यानी जैसे आप जानते हैं जैसे पहाड़ हैं, और पहाड़ों पे जो ये बीच में इस तरह से संकीर्ण मार्ग होते हैं दोस्तों, जिसको हम दर्रा कहते हैं, दर्रा की परिभाषा यही होती है, संकीर्ण मार्ग को ही दर्रा कहते हैं। तो ये संकीर्ण होते हैं, सही है। तो संकीर्ण का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा चौड़ा वाला, यानी विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। विसर्जन, विसर्जन का विलोम हो जाएगा दोस्तों आवाहन, आवाहन, ठीक है। तो विकर्षण का विलोम आकर्षण, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, और कुटिल या वक्र का विलोम ऋजु, और विसर्जन का विलोम आवाहन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से आकांक्षा किस शब्द का पर्यायवाची है।
यानी आकांक्षा है इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका प्रश्न पूछा ही जाता है पर्यायवाची में। आकांक्षा के पर्यायवाची अगर यहाँ पर देखें तो देखिए इच्छा भी होती है, इच्छा, अभिलाषा, अभिलाषा हो गया, और मनोरथ हो गया, मनोरथ, कामना, और इच्छा है, अभिलाषा, मनोरथ है, कामना है। एक तो बहुत अच्छा शब्द रह गया दोस्तों, तृष्णा। तृष्णा पर भी दोस्तों स्टार लगा लेंगे, यानी आकांक्षा पर स्टार लगा लेंगे। तृष्णा, तृष्णा भी बार बार पूछा जाता है, तो इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, तृष्णा। अच्छा, चाह भी इसका पर्यायवाची है, चाह। अच्छा, मेरी इच्छा नहीं कर रही, मर्जी दोस्तों, मर्जी, मेरी मर्जी नहीं कर रही, मर्जी भी इसका पर्यायवाची है। इच्छा, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, तृष्णा, चाह, मर्जी। आकांक्षा को कौन सा है? इस पे देखिए मनोरथ, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो गया, मनोरथ। अच्छा, अम्लीय किसका पर्यायवाची है? पूछा जाता है दोस्तों, अम्लीय पर्यायवाची है अमृत का। ठीक। व्यथा, व्यथा कहते हैं दोस्तों पीड़ा को, जो पीड़ा, दर्द को। विपिन, विपिन पर्यायवाची है दोस्तों जंगल का, जंगल। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दुरात्मा में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या कर्मधारय। देखिए दुरात्मा, दुरात्मा यानी बुरी है जो आत्मा। ठीक। बुरी है जो आत्मा, यानी बुरी आत्मा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं दोस्तों, दुरात्मा में हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण, यानी विशेषण विशेष्य का संबंध मिला, विशेषण विशेष्य। तो जहाँ पर विशेषण विशेष्य हो, या उपमेय उपमान, उपमेय उपमान की बात की जा रही हो, तो वहां पर दोस्तों कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दुरात्मा में क्या है? कर्मधारय समास है। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, कर्मधारय समास में देखिए, आप जानते हैं समास में एक प्रथम पद होता है, एक द्वितीय यानी उत्तर पद होता है। तो इसमें जो प्रथम पद होता है दोस्तों, वो होता है गौड़, गौड़ यानी कम महत्व का। और जो द्वितीय यानी उत्तर पद होता है, उत्तर पद कह सकते हैं, या द्वितीय पद, इसको भी हम कह सकते हैं द्वितीय पद। ये जो होता है प्रधान होता है, यानी सारा का सारा जोर इसी पर होता है। जैसे दुरात्मा, बुरी आत्मा। तो जो दूसरा पद है आत्मा, एक है दुरा, एक है आत्मा। तो जो आत्मा है, यानी आत्मा के लिए ही ये शब्द बना है, दुरात्मा, बुरी आत्मा। सही है। जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्रमुख, उपमेय उपमान का संबंध है इसमें। तो जो ये शब्द है ना, ये मुख के लिए ही बना है, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो जो द्वितीय पद प्रधान हुआ, यानी मुख जो है यहाँ पर प्रधान है। सही है, मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। और यहाँ पर आत्मा कैसी है? दुरात्मा है, यानी बुरी आत्मा है। तो दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, और पहला पद गौड़ होता है, यानी कम महत्व का होता है। तो कर्मधारय में यही बात याद रखेंगे हम, इसमें प्रथम पद गौड़ होता है, कम महत्व का होता है, और द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य और या उपमेय उपमान का हमें संबंध देखने को मिलता है। ठीक। अगला प्रश्न है, देखिए गद्यांश दे रखा हो, गद्यांश को पढ़कर हमें 11 से लेकर 16 तक, यानी 6 प्रश्न हमें यहाँ पर दे रखे हैं। तो गद्यांश भी आएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हम किस तरह से इसके प्रश्न पढ़ेंगे और किस तरह से आंसर लगाएंगे। सबसे पहले गद्यांश का जो आंसर देने का तरीका होता है, इसके प्रश्न पहले पढ़ लो, और उन प्रश्नों को हम माइंड में रखते हुए जब गद्यांश को पढ़ेंगे, जहां पर भी उससे संबंधित कुछ शब्द मिलेगा, उसको हम क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे। इस तरह से क्या है, कम समय में ज्यादा प्रश्न किए जा सकते हैं। तो प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कल का तात्पर्य है। कल, तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल भाप की कलों, देखिए यहाँ पर कलों आ गया, का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ बिकते हैं। तो यहाँ पर जो कलो है, यानी इससे देखेंगे पुर्जा, भार, अंश, टुकड़ा। कल का जो तात्पर्य है यहाँ पर देखिए पुर्जा से लिया गया है, यानी मशीन के जो पुर्जे होते हैं, कहते हैं ना हम, कल पुर्जे खराब हो गए मशीन के, तो इसको हम बोलते हैं पुर्जा। ठीक, कल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सच्ची ईश्वर पूजा है मकान, रिश्वत, मनुष्य पूजा या धनार्जन। तो पढ़ते हैं, पहले प्रश्न हमने पढ़ लिया, इसमें देखते हैं। आदमियों की पूजा करना मूर्ख है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना भापी रुपये मनुष्य, सोने चांदी नहीं है, सच्चा आनंद तो मेरे काम में मिलता, मुझे काम किया था। और देखिए मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है, इसको अंडरलाइन कर लो, यही तो पूछा गया दोस्तों। क्या पूछा गया? देखिए, सच्ची ईश्वर पूजा है, कौन सी पूजा है? मनुष्य पूजा।
ठीक। ऐसे ही देखिए हम अगला प्रश्न पहला पढ़ेंगे, बाद में गद्यांश पर जाएंगे। निम्नलिखित में से मूर्खों का काम है, कौन सा काम है? यहाँ पर देखिए क्या काम है, आदमियों की तिजोरी करना मूर्खों का काम है। लो पहली लाइन में मिलेगा दोस्तों, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। आदमियों की तिजारत करना क्या है, मूर्खों का काम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यानी आदमियों की तिजारत करना क्या बताया गया, मूर्खों का काम बताया गया गद्यांश के अनुसार। पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता? सोना, चांदी, मोती, मणि, हीरा। चलो गद्यांश पढ़ लेते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था, मनुष्य कौड़ी के साथ सोने और चांदी का जीवन आनंद मिल सकता। देखिए, सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, यानी सोना चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। प्रश्न में क्या है, किसकी प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिलता? सही लाइन नहीं है, सही है। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता, तो सोना और चांदी हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इनके बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ है। मोटर गाड़ी, सोना, भवन या मजदूरी। आइए गद्यांश पर आते हैं। यहाँ पर हमने देखा मनुष्य मिलता है तो स्वर्ग प्राप्ति, मनुष्य पूजे ईश्वर प्रचार करते, ईश्वर होता कहा था हमने, ईश्वर की तलाश में। देखिए यहाँ पर है, बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंता किस काम के, यानी काम, मजदूरी और हाथ की बात की जा रही है। काम, मजदूरी और हाथ, तो किस किस की बात की जा रही है? काम, मजदूरी और हाथ, यानी काम, मजदूरी और हाथ के बिना कला कौशल के विचार और चिंता व्यर्थ हैं। अब देखिए ना तो यहाँ पर काम दे रखा है और ना ही हाथ, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों मजदूरी। दोस्तों गद्यांश को करने के देखिए कोई तरीका या कोई वो नहीं, इसमें क्या माइंड हमारा सेट होना चाहिए, यानी हम पहले प्रश्न को पढ़ें और उसको माइंड के साथ ही फिर हम गद्यांश को पढ़ें, उस यानी इस वाले प्रश्न की जो हमने लाइन पढ़ी है ये दिमाग में रहते हुए गद्यांश को पढ़ें, और जहां पर भी वो आए उसको अंडरलाइन कर दें, इसका यही तरीका है। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि। मिल जाए। देखिए, सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है, मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, यानी मुझे अपना काम मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि अपना काम मिल जाए, यानी हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी यदि अपना काम मिल जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है रोज रोज, मन अनाज, सकल संसार या हम सब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मन अनाज। मन क्या दर्शाता है दोस्तों, परिणाम को दर्शाता है, यानी एक मन, दो मन, तीन मन, इस तरह से ये क्या है, हमारा यहाँ पर परिणाम वाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम दोस्तों, तो यहाँ पर बात करेंगे हम सर्वनाम की, सर्वनाम की दोस्तों। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम के अगर हम भेद की बात करें दोस्तों, इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और जातिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, जातिवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और पांचवा हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा हो गया दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम के भेद में हमने देखा पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पूछा दोस्तों गुणवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब उदाहरण में देखिए, ना ही पुरुषवाचक का कोई उदाहरण दिया, ना ही जातिवाचक का, यानी कहीं मैं पर, जो, यह वह, ऐसे कोई शब्द हैं जो सर्वनाम से हो, नहीं, यहाँ पर तो ऐसे कोई शब्द नहीं है। तो दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न का जो आंसर माना था ऑप्शन सी, यानी प्रशस्त माना है, और फिर बाद में इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया, और इस प्रश्न पर जिसने भी कोई सा भी आंसर लगाया उसको
उन सभी को इसका क्या दिया गया, मार्क दिया गया, यानी नंबर दिए गए। इस पर बाद में बताया गया है, जो गुणवाचक सर्वनाम, सर्वनाम की जगह जो हो गई थी टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, और गुणवाचक सर्वनाम ना होकर के ये गुणवाचक विशेषण पूछना चाहता था, गुणवाचक विशेषण। सही है। आप जानते हैं, देखिए मैंने बता दिया आपको सर्वनाम के भेद छह, और इनमें पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक, निश्चय, ऐसा तो कुछ है नहीं जो गुणवाचक से हो यहाँ पर। तो ये गुणवाचक विशेषण पूछना चाहता था, और गुणवाचक विशेषण के तौर पर इसका सही आंसर क्या है, प्रशस्त, यानी प्रशंसा किया हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता, अगर गुणवाचक विशेषण पूछता तो प्रशस्त किया हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ से हमें पता चला विशेषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और सर्वनाम से भी देखिए कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और जो हमने अभी 18 क्वेश्चन करे, इसमें 2-3 प्रश्न आ गए हैं। सही है, सर्वनाम से। तो सर्वनाम अपना पक्का कर लें, और विशेषण भी पक्का कर लें, और विलोम शब्द पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अच्छा, विशेषण की हम बात करें, देखिए विशेषण की, विशेषण दोस्तों, विशेषण होता क्या है, तो देखिए संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, और इन संज्ञा सर्वनाम यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों, उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक, उनको हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर इसके दोस्तों चार भेद होते हैं। कौन से चार, कौन कौन से, गुणवाचक होता, जो यहाँ पर पूछना चाह रहा था, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण होता है। एक होता है दोस्तों संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया। एक होता है दोस्तों परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पूछना क्या चाह रहा था। तो ये पूछना चाह रहा था गुणवाचक विशेषण, यानी विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, वैसे ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनको हम विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है, यानी उन संज्ञा सर्वनाम को हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। इसके चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम जो वो होता परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण। और ये सर्वनाम है दोस्तों। सर्वनाम के छह भेद मैंने बताए, पुरुषवाचक सर्वनाम, जातिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्न और संबंधवाचक। सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन शब्द में उपसर्ग है, निहि, नि, निर या निर। तो इसमें जो उपसर्ग है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, निर। अच्छा, उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं वे शब्दांश जो शब्द से पहले लगते हैं, यानी शब्द से पहले, शब्द से पहले लगते हैं। तो ऐसे शब्दांश या अव्यय जो शब्द से पहले लगते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं दोस्तों। और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं, और ये शब्द से जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, ये दोस्तों शब्द के आगे पीछे लगकर क्या हो, शब्द को एक विशेष अर्थ दान करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, निराशा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, यण, दीर्घ, विसर्ग या व्यंजी, व्यंजन। तो देखिए निराशा में अगर हम इसका देखिए, निराशा इसका संधि विच्छेद करें तो ये बनेगा दोस्तों निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा। तो इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। दुस्साहस, दुख, दुर्गुण और दुष्कर्म। दूसरी तरफ देखिए, जो दुस्साहस का संबंध होगा दोस्तों, ये है ए का 3 के साथ हो जाएगा, ए का 3, दुख बी का 4 के साथ हो जाएगा, और दुर्गुण सी का 1, और दुष्कर्म यानी डी का 2, डी का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, वैन शून्य जबते मधुर, तबते सुनत न बैन, पद में अलंकार है, दृष्टांत, उल्लेख, रूपक, विरोधाभास। ये जो लाइन है ये कहना चाह रही है दोस्तों, बैन शून्य जबते मधुर, तबते सुनत न बैन। यानी देखिए, प्रेमी प्रेमिका है दो, और ये बहुत खुश हैं, यानी दोनों में क्या है, प्रेम है। अब यहाँ पर जो मधुर है दोस्तों, इसका अर्थ है प्रेम से यहाँ पर लिया गया है, प्रेम। और बैन का अर्थ है दोस्तों वाणी या वचन। बैन शून्य जबते मधुर,
जब तक ये एक दूसरे की दोस्तों प्यार भरी बातें सुन रहे हैं, इनको और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे आप भी कहते होंगे अब अपने जो भी है आपका, तो आप उनसे कहते होंगे मुझे तो तेरे सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, बस तू ही दिखाई देती है। तेरा मुख जो है वो चंद्रमा के जो समान है, यानी मेरी चंद्रमुखी। तो इस तरह से कहते होंगे आप भी क्या बस मुझे तेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि बैन सुनिया जब ते मधुर, यानी जब तक मधुर-मधुर बातें ये एक-दूसरे की सुन रहे हैं, इन्हें बस प्यार की ही बातें नज़र आ रही हैं, दूसरी बातें इनको सुनाई नहीं दे रही। यानी दूसरी बातों का ये जानबूझकर क्या कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं कि मुझे दूसरी बात सुनाई नहीं दे रही। बैन सुनिया जब ते मधुर तब ते सुनत न बैन, जब तक इन्हें दूसरी बात सुनाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर दूसरी बात का क्या किया जा रहा है, जानबूझकर विरोध किया जा रहा हो, तो यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल पूछा जाता है ना दोस्तों, ये भी पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर भी, जैसे इसमें भी क्या है, विरोधाभास अलंकार है। जो 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 बढ़े श्याम रंग, श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। सही है। यानी कि जैसे-जैसे श्याम रंग बढ़ता जा रहा है, काला रंग बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे उज्ज्वल। तो यहाँ पर भी विरोध है दोनों का, यानी काला रंग जैसे ही ज़्यादा और भी काला होगा, क्या वो उज्ज्वल होगा? यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, तो विरोधाभास अलंकार है। लेकिन बिहारी जी जो यहाँ पर कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं, ज्यों-ज्यों बढ़े श्याम रंग, यानी श्याम का यहाँ पर अर्थ है कृष्ण से। जैसे ही आप कृष्ण की भक्ति में लीन होते जाते हैं, कृष्ण की भक्ति अधिक करते हैं, तो आप त्यों तो उज्ज्वल हो ही। उज्ज्वल का यहाँ पर अर्थ वो लेना चाहते हैं पवित्र, वैसे ही आप क्या होते जाते हैं, पवित्र होते जाते हैं। जो बड़े श्याम रंग, यानी जैसे ही आप कृष्ण की भक्ति करेंगे, उसमें लीन होते जाएंगे, वैसे ही आपकी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तो इस वाले वाक्य को भी अनेकों बार पूछा गया है, और कौन सा है इसमें अलंकार, विरोधाभास अलंकार है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर जानबूझकर क्या दिखाया था, विरोध दिखाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि मेरी तो शीतल वाणी में तुझे अग्नि दिखाई देती है, यानी अग्नि, मैं बोलता कैसा हूँ, शीतल बोलता हूँ, लेकिन तुझे तो अग्नि ही दिखाई देती है, अग्नि ही सुनाई देती है। तो शीतल वाणी में जो अग्नि की बात कही जा रही है, वहां पर भी क्या है, विरोधाभास अलंकार है। तो इन दो पंक्तियों को याद रखेंगे, एक तो बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन, विरोधाभास अलंकार। एक जियो जो बड़े श्याम रंग त्यो तो जबल हो, इसमें भी क्या, विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, यानी सूची वन को सूची दो से मिलान करना। तो संज्ञा पदबंध कौन सा है? आप वहां जाकर बैठिए। यहाँ पर तो देखिए क्रिया पदबंध हो गया, तो डी का तो एक लगा दो। बहुत बोलने वाले, मैंने एक नई कार, नई कार के आगे नई लग गया, यानी विशेषण विशेष्य की बात की जा रही है। तो जो तीन है, मैं ये विशेषण से संबंधित है, तो सी के आगे तीन लिख देते हैं। मुझे मुंबई वाली ट्रेन, मुंबई वाली ट्रेन, तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध, यानी एक का चार हो गया, और सर्वनाम पदबंध एक का, बी का दो हो गया। सही है। तो चार दो तीन एक देख लेते हैं कि इसमें चार दो तीन एक ऑप्शन ए में ही सही है हमारा। संज्ञा पदबंध यानी मुझे मुंबई वाली ट्रेन से जाना है। सर्वनाम पदबंध, बहुत बोलने वाले आज तुम चुप क्यों हो, ये सर्वनाम पदबंध हो गया। और विशेषण पदबंध हो गया दोस्तों, सी का तीन, मैंने एक नई कार खरीदी। और क्रिया पदबंध हो गया, आप वहां जाकर बैठिए, यानी चार दो तीन एक, चार दो तीन एक, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है दोस्तों, ये शब्द के वर्गीकरण से प्रश्न पूछा गया। शब्दों का वर्गीकरण, वर्गीकरण दोस्तों मैं इस पर अलग से वीडियो बनाकर डालूंगा। शब्दों का वर्गीकरण, इतिहास, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो ये एक लंबी वीडियो होगी, क्योंकि लंबा टॉपिक है यहाँ पर, तो इसमें यहाँ समझा नहीं सकता, क्योंकि यही 10-15 मिनट ले जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आयोग ने हटा दिया था, क्योंकि ये गलत है, उसने गलत बताया था इसके, कि शब्द का वर्ग किस आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कई, एक से अधिक इसके यहाँ पर आंसर बन रहे थे, तो इस प्रश्न को हटा दिया था आयोग ने। तो शब्दों का वर्गीकरण, और इसी प्रश्न को लेकर मैं उसका वर्गीकरण करूंगा दूसरी वीडियो में, तो यही प्रश्न भी वहां पर क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ से फिर अन्य कोई भी प्रश्न बनता हो, उसको भी आप कभी छोड़ने वाले नहीं होंगे, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सूची वन को सूची दो से हमें मिलान करना है। रंग जमाना, रूह कांपना, मैदान मारना, मुंह फुलाना। तो देखिए रंग जमाना ये होता है दोस्तों धाक जमाना, एक का दो हो जाएगा। रूह कांपना यानी बहुत डर जाना, बहुत डरना, तो बी का तीन हो जाएगा। मैदान मारना, विजय प्राप्त करना, यानी जब आप जीत जाते हैं तो कहते हैं ना मैंने मैदान मार लिया,
तो सी का यहाँ पर 4 हो जाएगा, और मुँह फुलाना, तो अप्रसन्न होना, ठीक है। तो डी का 1 यानी नाराज़ हो जाना। तो 2, 3, 4, 1 किस में है? देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों ये थे इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती जो ग्रुप सी का ये पेपर है, 11 दिसंबर 2022 को हुआ था। इसमें आए हुए 25 प्रश्न। आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने अभी तक ग्लोबल पत्रिका पर यानी जो भी टेस्ट कराए हैं, देखिए कहीं न कहीं इन्हीं प्रश्नों से मिलते हुए मैंने प्रश्न कराए हैं, ठीक? तो ये आज हमने पेपर भी देख लिया, इसके तहत अब जो आगे को टेस्ट लेकर आऊँगा वो इसी की तर्ज पर बनेंगे, और आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ठीक? और माफ़ी चाहता हूँ जो ये लंबा गैप हुआ इन वीडियो के अंतराल टेस्ट मिलेगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और उनसे भी सब्सक्राइब करने को दोस्तों बोलें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।